विधवा कौन। गुलाबी ठंड की एक खुशगवार सुबह बाहर लॉन में बैठकर मैं सुबह का ताजा अखबार देख रहा था। पास ही में टेबल के ट्रे पर रखी गर्म कॉफी का प्याला मुझे बदसूरत कोसते ठंडी पड़ती जा रही थी। लेकिन इन सब से बेखबर मेरी चश्मे से झांकती आंखें अखबार के काले अक्षरों पर चिपकी हुई थी। तभी शोर मचाता मेरा इकलौता बेटा आया और मेरे कंधे पर झूल कर बोला, पप्पा पप्पा। अखबार से ध्यान हटाकर मैंने तिरछी गर्दन कर पूछा, क्या बात है बेटे। पप्पा पप्पा, रांड किसे कहते हैं। 12 वर्षीय मेरे नन्हे से बेटे सार्थक ने पूछा। मैं चौंक कर पलटा। सार्थक के चेहरे पर मासूमियत झलक रही थी। बहुत ही अजीब या कहना चाहिए वाहियात किस्म का सवाल था। आखिर ऐसे शब्द इसके जहन में आया कहां से। तमाम सोचों को एक तरफ झटक कर मैंने पूछा, बेटे ये कैसा सवाल है। पापा, वो मेरा दोस्त पारुल है ना, वो कह रहा था तुम लोगों के घर के पीछे जो नया मकान खाली पड़ा है ना, उसमें जो नए किराएदार आ रहे हैं वो रांड है। सार्थक एक सांस में बोल उठा। अच्छा, तो पारुल ने बताया तुम्हें। मैंने चुपती आंखों से अपने बेटे को देखते हुए पूछा। हाँ पापा, लेकिन उसे ये बात उसकी मम्मी से पता चली। मेरे दिलो दिमाग में मानो बवंडर सा उठने लगा था। पापा क्या सोचने लगे। सार्थक की आवाज ने मुझे मानो सोते से जगा दिया। देखो बेटे, जिस किसी बच्चे के पापा इस दुनिया में नहीं रहते, अर्थात जिसके पापा को भगवान अपने पास बुला लेते हैं, उस बच्चे की मम्मी को रांड विडो या बेवा कहते हैं। मैंने अपने बेटे को समझाते हुए कहा। अच्छा पापा, मैं समझ गया कि विडो को ही लोग रांड कहते हैं। जरा सा बच्चा सार्थक बड़ी समझदारी से सिर हिलाता हुआ बोला। बेटे, लेकिन ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बुरी बात। मैंने उसे समझाया। सॉरी पापा, अब मैं नहीं कहूंगा। लेकिन पारुल की मम्मी तो कह रही थी कि कलमुही रांड न जाने कहां से मेरे घर के बाजू में आकर बस रही है। रोज सुबह सुबह उसका मुंह देखना पड़ेगा और फिर न जाने सारा दिन कैसा बीतेगा भला। कहता हुआ सार्थक बाहर भाग खड़ा हुआ। अखबार मेरे हाथों से फिसलकर न जाने कब लॉन में अनाथों सा गिर पड़ा था। उसका मुझे होश ही नहीं। मैं कुर्सी में पूरे आराम की मुद्रा में आंखें बंद कर बैठा सोच रहा था, रांड कौन है, वो या किराएदार जो आने वाला है, या मनीषा यानी सार्थक की मम्मी और मेरी पत्नी, जो कि सार्थक के जन्म के बाद पूर्ण स्वस्थ होने के बावजूद भी उसने पत्नी धर्म निभाना बंद कर दिया। पति पत्नी के बीच प्रेम के साथ जुड़ा सेक्स संबंध जो होता है, उससे मुझे पूरी तरह से वंचित कर रखा है। इस विषय पर बात होने पर उसने हमेशा अरुचि दिखाई और कई वर्षों से हमारा संबंध पूर्ण समाप्त हो चुका है। आज की तारीख में अपने ही घर में अपनी बीवी होने के बावजूद बिना बीवी जैसा जीवन गुजार रहा हूँ। सार्थक बाहर खेल में रम गया, लेकिन मैं भीतर ही भीतर उथल पुथल में डूबा रह गया। मन बार बार उसी शब्द पर अटक जाता। रांड, कितना कठोर, कितना क्रूर है यह शब्द। सोचता हूँ कि जब बच्चे मासूमियत से ऐसे शब्दों का अर्थ पूछते हैं, तो क्या हम बड़े सच में उन्हें सही दिशा दे पाते हैं या फिर अपने ही जाल में उलझ जाते हैं। मैंने आंखें खोली। सामने लॉन में हिलते पेड़ों की परछाइयों फैली हुई थी। हवा ठंडी थी, मगर भीतर एक अजीब सी गर्माहट बेचैनी भरी हुई थी। अखबार में छपे शब्द अब धुंधले लग रहे थे। सोचता हूँ, क्या विधवा होना ही किसी स्त्री का सबसे बड़ा अपराध है। क्यों समाज उसे एक अलग खांचे में डाल देता है। लेकिन फिर अनायास मनीषा का ख्याल आता है। वही मनीषा जो कभी मेरी जिंदगी की धड़कन थी, आज वह मेरे सामने होते हुए भी मुझसे कोसों दूर है। उसके चेहरे पर अब हंसी कम
और चुप्पी ज्यादा दिखती है। कभी कभी लगता है कि वह भी भीतर से कहीं मर सी गई है। क्या वह भी समाज की नजरों में विधवा जैसी ही नहीं हो गई है? हाँ, पति तो जीवित हूं, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता कब का मर चुका है। मैंने गहरी सांस ली। अपने ही घर में अपनी ही बीवी के साथ रहते हुए अगर कोई ही आदमी अपने को अकेला महसूस करे तो क्या वह भी कहीं न कहीं विदुर ही नहीं बन जाता? वो नया किराएदार कौन है जो आने वाला है, यह तो पता नहीं, लेकिन उसके आने से पहले ही मेरे भीतर सवालों का सैलाब उमड़ आया है। कौन विधवा है? वो अनजान औरत जो पड़ोस में बसने आ रही है, या मनीषा जो जीते जी अपने रिश्ते की लाश ढो रही है, या फिर मैं खुद जो पति होते हुए भी पति नहीं रह गया? मैं उठकर कमरे के भीतर चला आया। खिड़की से झांक कर देखा, सार्थक बाहर गली में खेलते हुए बार उस खाली पड़े मकान की तरफ देख रहा था। उसकी मासूम आंखों में न कोई भेदभाव था, न कोई सवाल, बस जिज्ञासा थी। लेकिन मैं जानता था, कल जब वहां कोई विधवा आकर बसेगी तो समाज की नजरों में उसे रोज रोज कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा। रात ढली। मनीषा हमेशा की तरह चुपचाप बिस्तर पर लेटी रही। मैंने सोचा, कितने बरस हो गए हमने खुलकर एक दूसरे से बात तक नहीं की। कमरे में गहरी खामोशी पसरी थी। हिम्मत करके मैंने धीमे स्वर में पूछा, मनीषा, तुम खुश हो? उसने आंखें मूंद ली, जैसे कुछ सुन ही न रही हो। फिर अचानक करवट बदलकर बोली, खुशी? औरत के लिए खुशी कहाँ होती है? या तो वह किसी रिश्ते के बोझ तले दब जाती है, या फिर अकेली होकर तिरस्कार झेलती है। दोनों ही हालात में वह विधवा ही तो कहलाती है, चाहे पति जिंदा हो या मर गया हो। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। इतने सालों में पहली बार उसने दिल की बात कही थी। मुझे लगा जैसे मेरा ही दिल निचुड़ गया हो। अगले दिन सुबह किराएदार आ गए। दरवाजे पर पांव रखते ही मोहल्ले की औरतें फुसफुसाने लगी, यही है वही विधवा। कुछ की निगाहों में दया थी तो कुछ में तिरस्कार। मैंने दूर खड़े होकर उसे देखा। साधारण सी साड़ी, हाथ में छोटा सा बैग, चेहरे पर थकी हुई लेकिन दृढ़ता भरी मुस्कान। वह अकेली थी, लेकिन भीड़ के बीच भी सिर झुकाकर नहीं, सिर उठाकर खड़ी थी। सार्थक दौड़कर मेरे पास आया और बोला, पप्पा, यही है वो। पर यह तो बिल्कुल अच्छी लग रही है। पारुल की मम्मी गलत कह रही थी ना? मैंने उसके सिर पर हाथ रखा और धीरे से कहा, हाँ बेटे, बहुत गलत। विधवा होना कोई गुनाह नहीं होता। गुनाह तो उन आंखों का है जो औरत की जिंदगी को सिर्फ एक रिश्ते की जंजीर से बांध कर देखती है। सार्थक मेरी ओर देख मुस्कुरा दिया। उस पल मुझे लगा, अगर अगली पीढ़ी को हम सही समझ दे पाए तो शायद यह समाज धीरे धीरे ही सही, लेकिन बदल सकता है। मैंने अखबार समेटकर एक तरफ रख दिया। आज पहली बार लगा, शब्द चाहे कितने भी कठोर क्यों ना हो, इंसान चाहे कितनी भी दूरी क्यों ना बना ले, अगर सच का सामना कर लिया जाए तो रिश्तों में फिर से सांसें लौट सकती है। मनीषा चुपचाप दरवाजे से यह सब देख रही थी। उसकी आंखों में एक अनकही पीड़ा थी, लेकिन कहीं न कहीं एक उम्मीद भी। शायद उसे भी लगा हो, जो रिश्ते मर चुके हैं उनमें भी अगर चाहो तो जीवन की लौ फिर जल सकती है।